first just try to take notebook and pen with you, because we are going to solve numericals along with this course. So it will be better if if you also write it down, not just see it. Okay. So I think that will be much more interactive. Okay. So for this geochemistry course, I think first I have I have prepared it like this. That first we are going to do the thermodynamics part, okay, and then the redox equilibrium, then that isotope part will be done in the later. So first for thermodynamics, we are just going to see the basics of the thermodynamics. I guess most of you have that chemistry course in your 11 and 12. So we will be just dealing that basic. Okay. So first of all, in thermodynamics from the beginning also, we have read this, we have heard these types of word like system, surrounding, universe, right? So if we just start from that basic, like that a system. So can anyone tell me that what is a system in thermodynamics? Like what is it? What is the system? Hello, am I audible? Yes, sir. Okay. So basically, system in thermodynamics is nothing but the System part is a of the part of unit. the Okay. universe. Okay. And Consider everything we are surrounding. right, that is also right. तो बेसिकली सिस्टम में क्या करते हैं हम लोग, तो सिस्टम में वही होता है कि पार्ट ऑफ द यूनिवर्स जिसमें हम फोकस करते हैं, जिसमें हम हमारा पूरा ऑब्जर्वेशन करते हैं, राइट. लाइक कोई रिएक्शन भी हो रहा है, लाइक कैल्शियम एंड सिलिका का रिएक्शन होकर कैल्शियम सिलिकेट फॉर्म कर रहा है, तो फिर वो जिसमें फॉर्म कर रहा है, जिस प्रेशर टेम्परेचर में, जिस एनवायरमेंट में, वो है हमारा सिस्टम, राइट. सो एज वी हैव एग्जैक्टली मेंशन दैट system and that surrounding, and that system plus surrounding forms the universe, right. So and this system is divided from the surrounding by the boundary. So that's the basic thing. So but we also know that there are three types of system, like there are open system, closed system, and isolated system, right. तो ओपन सिस्टम में भी हम ये जानते हैं कि ओपन सिस्टम में क्या होता है. ओपन सिस्टम में एक एनर्जी का ट्रांसफर होता है, लाइक हीट का ट्रांसफर होता है एंड मास का भी ट्रांसफर होता है. क्लोज सिस्टम में बस सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर होता है, कोई मास का ट्रांसफर नहीं होता है. एंड आइसोलेटेड में कुछ भी ट्रांसफर नहीं होता है. सो ये हमें पता है, लाइक मास एंड एनर्जी का ट्रांसफर होता है, इसमें सिर्फ ओनली एनर्जी का ट्रांसफर होता है एंड इसमें कुछ भी नथिंग, क्योंकि ये पूरा आइसोलेटेड रहता है पूरा सिस्टम. तो ये बहुत ही बेसिक थ्योरी हो गया. और इसके बाद क्या आता है, इसके बाद तो वो सब आता है कि स्टेट फंक्शन होता है, पथ फंक्शन होता है. लाइक व्हाट इज द फंक्शन बेसिकली, लाइक दैट आवर प्रेशर टेम्परेचर or the internal energy, entropy gives free energy, everything is the function. So we define this kind of function into two parts, right. So the first part is the state function and second में क्या आता है, path function. तो कोई मुझे बता सकता है क्या स्टेट फंक्शन क्या है, क्या होता है स्टेट फंक्शन, मतलब याद है कुछ. हेलो. नो सर, याद तो नहीं है अभी। ओके ओके, सो दैट्स फाइन. ओके, सो स्टेट फंक्शन में एक्चुअली अगर हम एग्जैक्टली समझे क्या एक्चुअली स्टेट क्या है, तो स्टेट मतलब ये सपोज मान लो ये हमारा एक सिस्टम है, ये और एक सिस्टम है, लाइक. तो मान लो इस सिस्टम का एक पर्टिकुलर प्रेशर है, टेम्परेचर है, एक वॉल्यूम है, ठीक है. लाइक हम इसको ऐसे बोल सकते हैं P1 T1 एंड V1 है. तो दैट मीन्स एक स्टेट में है अभी, ठीक है. और अगर इस सिस्टम के ऊपर कुछ हम करें, मतलब कुछ अगर बाहर से कुछ हीट दे, लाइक तो बाहर से कुछ क्यू दे सकते हैं या फिर कोई वर्क डन कर सकते हैं, तो फिर क्या होता है, इस सिस्टम का स्टेट चेंज हो जाता है और वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चले जाता है. तो स्टेट चेंज होने का मतलब क्या होता है, उसका प्रेशर चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज होता है, वॉल्यूम भी चेंज होता है. लाइक P1 टू P2 हो जाता है, T2 हो जाता है एंड फिर से P2 हो जाता है. लाइक हम बोल सकते हैं कि वो पहले एक अलग स्टेट में था जिसका जो पैरामीटर है वो सब अलग था, एंड देन इट इज कन्वर्टेड टू एन अनदर स्टेट जिसका सारा पैरामीटर चेंज हो गया. Like I'm just writing this pressure, temperature, volume. That doesn't mean that only on the basis of these three parameters we define the state. Okay, so there are also other parameters, right?
ओके, सो जो क्वेश्चन था स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन क्या होता है, तो स्टेट फंक्शन वो होता है जो ऐसा कुछ फंक्शन होता है जो सिर्फ स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है, लाइक द फाइनल स्टेट एंड द इनिशियल स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। कौन से वे में वो चेंज हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। जैसे हम एग्जाम्पल से अगर समझने की कोशिश करें, लाइक अगर प्रेशर को ही समझे, तो अगर एक सिस्टम का अगर प्रेशर ही हम चेंज करें, मान लो एक बॉक्स है, उसके अंदर कुछ एयर या गैस के मॉलिक्यूल्स है, एंड कुछ टेम्परेचर तुमने बाहर से दिया या फिर कुछ हीट दिया, तो फिर क्या होगा, उसका प्रेशर पहले जैसा तो नहीं रहेगा, राइट? उसका प्रेशर तो चेंज हो जाएगा। एंड वो चेंज किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो चेंज कौन से वे में कर रहे हो, या फिर क्या पाथ फॉलो कर रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। वो चेंज डिपेंड करेगा क्या उसका इनिशियल क्या स्टेप था और उसका फाइनल क्या स्टेप था। सिमिलरली फॉर वॉल्यूम भी हो गया, फॉर टेम्परेचर भी हो गया, लाइक। बट वर्क डन क्या होता है, वर्क डन क्या होता है, मतलब हमने को पढ़ा है वर्क डन मतलब क्या होता है, एफ डॉट एक्स होता है, और अगर डिफरेंशियल फॉर्म में भी लिखे तो एफ डॉट डी एक्स भी होता है वर्क डन, राइट? तो वर्क डन में क्या करना पड़ता है, वर्क डन में ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये एक से एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, राइट? क्योंकि अगर अगर ऐसे भी समझे कि अगर यहाँ पे एक जस्ट सिंपल एक बॉक्स है, एंड इस बॉक्स को अगर हम इस पाथ से लेकर इस पाथ को लेकर जाए, तो फिर भी उसका सिस्टम का स्टेट चेंज हो गया। सपोज वो सेम एग्जांपल मान लो, या ये स्टेट वन था एंड ये स्टेट टू था, राइट? तो फिर सिस्टम का स्टेट चेंज हो गया। दैट मीन्स तुमने कुछ वर्क डन किया है, लाइक W1 वर्क डन किया है। बट अगर तुमने कुछ अलग सा पाथ लिया, अलग सा कुछ पाथ लेकर जाके फिर तुमने सेकंड स्टेट पे गया, तो फिर क्या हुआ, तुम्हें कुछ और अलग सा वर्क डन, कुछ ज्यादा वर्क डन करना पड़ रहा है, राइट? इज इट क्लियर वर्क डन का जो Yes, sir. बोला? Yes, sir. ओके, दैट मीन्स वर्क डन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि तुम कौन सा पाथ फॉलो कर रहे हो, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसके ऊपर नहीं कि तुम्हारा फाइनल स्टेट क्या है, इनिशियल स्टेट क्या है। ठीक है, तो वर्क डन तुम्हारे लिए क्या हो गया, एक पाथ फंक्शन हो गया, राइट? तो जैसे जैसे जो जो पैरामीटर है, एक्चुअली जियोकेमिस्ट्री में मतलब हमारे लिए बहुत अच्छा है कि बस दो पैरामीटर है जो पाथ फंक्शन है। एक तो वर्क डन हो गया, एंड एक है बस हीट, उसको हम क्यू भी लिख सकते हैं, बहुत से बस ये वर्क डन एंड हीट, ये दोनों ही बस ये पाथ फंक्शन के अंदर आता है, ठीक है? ये डब्लू एंड बाकी क्या है, की वाटर है, वर्क है, क्या बोल रहे हैं? ये वर्क डन है डब्ल्यू, वर्क ये डन, ओके जो ओके ओके। वर्क डन, ये जो वर्क डन का जो फॉर्मूला मैंने बोला एफ डॉट डी एक्स है, राइट? तुम्हें फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है, उसके लिए तुम्हारा डी एक्स चेंज हो रहा है, ठीक है? तो वर्क डन का फंडा अभी तक समझ में आया, या फिर किसी को कंफ्यूजन है? इज देयर एनी कंफ्यूजन गाइस? हेलो? ओके सर। ओके ओके ओके, सो ये वर्क डन एंड ये जो हीट है, ये दोनों ही बस पाथ फंक्शन है। एंड बाकी सारे जितने भी है, लाइक लाइक तुम बोल सकते हो कि प्रेशर, या फिर वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर, या फिर इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, ये सारे स्टेट फंक्शन है। बस ये वर्क डन एंड जो हीट एक्सचेंज है क्यू, जो बोल सकते हो, ये दोनों ही बस पाथ फंक्शन है। तो एक्चुअली बेसिक्स में ये दोनों पार्ट जानना जरूरी है। ओके, और एक टर्मिनोलॉजी था जिसको हम बोलते थे इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। आई डोंट नो you remember about it or not, intensive property or the extensive property? ओके, तो किसी को पता है इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में, मतलब याद है कुछ भी? Sir, So intensive depending upon the property. mass, it's intensive variable, and sorry, sir, not depending upon the हाँ, mass, it's internal intensive variable, and the depending ओके upon mass, it's extensive variable. ओके, वेरी राइट। सो इसको याद रखने का ये भी एक वे है। Okay. So, as you have rightly pointed out, right, as it is independent of mass, अगर ये mass independent हो गया, तो फिर तो फिर एक इंटेंसिव वेरिएबल हो जाएगा। तुम ऐसे भी याद रख सकते इंटेंसिव
दैट मीन्स ये इंडिपेंडेंट मास इंडिपेंडेंट है, एंड एक्सटेंसिव वेरिएबल में वही हो रहा है कि ऑब्वियसली ये मास डिपेंडेंट है। तो कैसे हम इसको इजीली समझे, मतलब मैं तो एग्जांपल बोल सकता हूँ, बट पहले तुम इजीली अगर समझना है तो अगर ऐसे समझो, अगर तुम्हारे पास एक सिस्टम है, सिस्टम में लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, कुछ भी बहुत सारा पैरामीटर्स है, ठीक है, पर तुमने क्या किया, उस सिस्टम से कुछ थोड़ा पार्ट तुमने बाहर निकाल लिया, ठीक है, एंड उस कुछ थोड़ा पार्ट बाहर निकालने से भी जो नया जो सिस्टम बना, ठीक है, उसका भी प्रेशर, टेम्परेचर या जो जो प्रॉपर्टी अगर सेम ही रहा, तो फिर तुम क्या बोल सकते हो कि वो सब प्रॉपर्टी मास के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है कि सिस्टम में ज्यादा मास है या कम मास है। इज इट राइट और नॉट? Yes, sir, absolutely. Yes, sir. ओके ओके। तो फिर तो कौन सा हो सकता है, मतलब कोई बोल सकते हो इंटेंसिव प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? Sir, जो मास density के of ऊपर, water, More. यस यस, sir, density of water, specific heat. राइट, डेंसिटी हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, Yes, sir. ओके, Specific heat. टेम्परेचर, प्रेशर, प्रेशर भी डेफिनेटली, स्पेसिफिक भी हीट हो सकता है, बट मुझे बोलो हीट क्या होगा, मतलब स्पेसिफिक हीट तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया, हीट क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी? नॉर्मल हीट, एक्सटेंसिव। नॉर्मल हीट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, कोई बोल सकते हैं Extensive क्यों नॉर्मल, properties. एंड व्हाई इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी? क्योंकि अगर ज़्यादा मास होगा तो ज़्यादा हीट देना पड़ेगा उसको उसी टेम्परेचर में लाने के लिए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो जैसे बोला कि ऑब्वियसली अगर मान लो यही सिस्टम है, एंड इस सिस्टम का अगर ये छोटा सा मेरे पास एक बॉडी है, एंड इसको हमें हीट करना होगा, ठीक है, तो फिर अगर इसका मास ज्यादा होगा तो डेफिनेटली ज्यादा हीट लगेगा। तो इट डिपेंड्स ऑन द मास, राइट, हीट डिपेंड्स ऑन द मास, बट व्हाई नॉट द स्पेसिफिक हीट? The specific heat doesn't depend on the mass, because definition of specific heat is that how much heat is needed to raise the temperature by 1 Kelvin or 1 degree centigrade. लाइक तुम्हें अगर तुम्हारे पास आगे पहले से एक सिस्टम है, मान लो कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन का कोई रॉक है तुम्हारे पास, ठीक है, एंड तुम्हारे पास 5 ग्राम का रॉक है या 10 ग्राम का रॉक है, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला, इसको भी देख सकते हो, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला रॉक है, ठीक है, बट तुम्हें सपोज 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 केल्विन अगर टेम्परेचर भी इंक्रीज करना है दोनों का, तो ये उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा कि तुम्हारे पास कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, मतलब दोनों के लिए स्पेसिफिक हीट तो सेम ही रहेगा, क्योंकि वो तो प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। तो फिर ये अगर स्पेसिफिक आ गया या मोलर हीट आ गया या फिर मोलर या स्पेसिफिक रिलेटेड कोई भी टर्म आ गया, वो इंडिपेंडेंट होगा मास, तो फिर वो सब इंटेंसिव प्रॉपर्टी में चला जाएगा, एंड बाकी सब अगर मोलर या स्पेसिफिक के बिना अगर आ गया वो एक्सटेंसिव में चला जाएगा, एंड ऑब्वियसली वॉल्यूम इज ऑल्सो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इतना तक आई गेस समझ में आया है? प्लीज रिस्पॉन्ड। Yes, sir. Okay, everyone? हेलो? ओके, मतलब सारे रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करो, क्योंकि मुझे स्क्रीन नहीं देख रहा है कि कौन कौन है, तो ऐसा नहीं होगा। ओके, तो वो सिस्टम एंड सराउंडिंग का तो कॉन्सेप्ट ठीक है, वो तो समझ में आ गया, ठीक है। अभी पहले जो न्यूमेरिकल सेशन है, इसलिए पहले एक रूल पढ़ लेते हैं जो हमें शायद पहले से पता है, गिब्स स्पेस रूल, बट ठीक है। तो एक्चुअली गिब्स स्पेस रूल क्या बोलते हैं, क्या बोलता है, मतलब कैन एनीवन टेल मी दैट आई हैवंट रिटन द एक्चुअल or the known form of the Gibbs space rule? So what is the known form? It's not the known form to everyone. What is the known form? A equals to, C plus P minus 2. yes, A equals to C minus plus 2. बट क्या है, मतलब कौन सा क्या है, मतलब कंपोनेंट क्या है, कोई बता सकता है? सी मतलब कंपोनेंट है, पी मतलब कैसे? हाँ बोलो। P मतलब फेज और F मतलब फ्रीडम, नंबर ऑफ फ्रीडम, ओके वेरिएबल Freedom. जो टेम्परेचर और कॉम्पोजिशन जो बदलता है, वेरी करता है, फ्रीडम, नंबर ऑफ फ्रीडम वो बताता है इनवेरिएंट के बारे में, और सी कॉम्पोजिशन के बारे में, कंपोनेंट के बारे में, और पी फेज के बारे में। और यहाँ पे +2 है, बट +1 भी रहता है क्योंकि जब प्रेशर कांस्टेंट रहता है तो। एग्जैक्टली। तो कंपोनेंट क्या है? व्हाट इज द कंपोनेंट? The डायरेक्ट minimum साइड number of और chemical constituents that can represent all phases in the system. ओके ओके। तो
तो मुझे लगता है सबको पता ही है, ये बहुत ही बेसिक है, फिर भी मैं और एक बार जाऊंगा इसके ऊपर, ठीक है। तो मान लो अगर तुम यही सिस्टम देख लो, एक डाइऑक्साइड एनोथाइड का एक सिस्टम है, ठीक है। तो ये इग्नियस के बारे में सबको शायद पता है, डाइऑक्साइड एनोथाइड, ठीक है, एक बाइनरी डायग्राम है। तो फिर मुझे बताओ इस सिस्टम में तुम कंपोनेंट कैसे डिफाइन कर सकते हो, मतलब कंपोनेंट का डेफिनेशन तो दे ही दिया कि कंपोनेंट इज द मिनिमम नंबर ऑफ केमिकल कंपोजिशन टू डिफाइन अ पर्टिकुलर सिस्टम, लाइक तो हमें चाहिए वो मिनिमम नंबर ऑफ केमिकल कंपोजिशन, राइट। सो डाइऑक्साइड एंड एनोथाइड अगर हम इसको ब्रेक डाउन करें, हम कैसे लिख सकते हैं, डाइऑक्साइड को क्या लिख सकते हैं, CaMgSi2O6, राइट। Yes, sir. एंड एनोथाइड को क्या लिख सकते हैं हम, ये CaAl2Si2O8. राइट। ओके, तो फिर इसमें क्या क्या कॉम्पोजिशन हो सकते हैं, मतलब ये इन दोनों को तो छोड़ो, मतलब तुम क्या बोल सकते हो टोटल कितने कॉम्पोजिशन इसमें हो सकता है, इस सिस्टम में क्या क्या लिख सकते हैं हम? CaMgSiO, CaO लिख सकते हैं, राइट। CaO, SiO2. एमजीओ, SiO2 लिख सकते हैं, और कुछ हो सकता है? इंडिविजुअल भी रख Al2O3, सकते हैं, CaMgSiO2, SiO2 एंड Al2O3 भी लिख सकते हैं। Al2O3. ओके ओके, बट हमने जैसे डिस्कस किया कि कंपोनेंट होने के लिए, मतलब उसका जो बेसिक जो डेफिनेशन है कंपोनेंट का, कि हमें चाहिए कुछ नंबर ऑफ केमिकल कंपोजिशन, बट वो मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ केमिकल कंपोजिशन होना चाहिए टू कंप्लीटली डिफाइन दैट सिस्टम, राइट। तो अगर हम इसको लेते हैं, मतलब हम फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास ये है, सेकंड ऑप्शन हमारे पास ये है, बट हम अगर सेकंड ऑप्शन में जाते हैं तो मिनिमम नंबर नहीं मिल रहा है, हम 4 कंपोनेंट ले रहे हैं, तो जो नहीं हो सकता है, राइट। डेफिनेशन वाइज सेट नहीं करेगा, तो फिर हम क्या बोलेंगे, हाउ मच कंपोनेंट इज देयर फॉर दिस सिस्टम? 2 component. फर्स्ट वन, ओके Yes, sir. ओके ओके ओके, so here is Actually, the number of component is 2. Okay, yeah. actually, Is anyone saying we something? can write the chemical constituent as also individual elements like Ca, Mg, oxygen, then Si. Definitely, right, very right. There can also be a third type of point where we can write Ca, oxygen, Mg. That's also right. Because the first, Elemental form and oxide form. because the first point of the definition is that हमें ये बोला गया है, हमको कुछ केमिकल कंपोजिशन चूज करना होगा, कुछ केमिकल कंपोजिशन सेलेक्ट करना होगा, एंड उस सिस्टम को हमें डिफाइन करना है, राइट। बट ये भी बोला गया है कि मिनिमम नंबर चाहिए, तो फिर हम किसको लेकर लेंगे, तो फिर हम ऑब्वियसली फर्स्ट ऑप्शन को लेंगे, तो एंड हमारा कंपोनेंट होगा 2, राइट। अब सेकेंड पॉइंट पे आ जाते हैं, वो है फेस। तो फेस क्या है, मतलब फेस क्या है, कोई बता सकता है डेफिनेशन वाइज क्या जानते हैं फेस के बारे में हम? Homogeneous unit, mechanical separable. राइट, मैकेनिकली सेपरेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फेस के लिए हमें देखना होगा कि मैकेनिकली सेपरेबल कितना यूनिट उसमें है, उसका कॉम्पोजिशन सेम भी हो सकता है, बट वो मैकेनिकली सेपरेबल है कि नहीं ये देखना पड़ेगा। लाइक अगर उसमें डाइऑक्साइड सॉलिड भी है एंड डाइऑक्साइड का मेल्ट भी है, तो फिर हम बोलेंगे उसमें फेस है 2, राइट, क्योंकि वो डाइऑक्साइड का सॉलिड एंड मेल्ट वो फिजिकली सेपरेबल है। तो यहाँ तक भी समझ में आ रहा है? अगर तो ठीक है, फेस यहाँ तक हो गया। तो दैट मीन्स फेस के लिए हमें क्या चाहिए, बस फिजिकली सेपरेबल होना चाहिए। ओके ओके, मैंने क्यों लिखा है ये नंबर ऑफ इंटेंसिव वेरिएबल? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटेंसिव वेरिएबल क्या है, तो हमने जस्ट पढ़ा है इंटेंसिव वेरिएबल जो मास के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकता, लाइक प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, राइट। ऑब्वियसली हम एक्स डाइऑक्साइड एक्स एनोक्साइड को इसमें नहीं लिख सकते, ठीक है ना। तो इसमें क्या जा सकता है, प्रेशर जा सकता है एंड टेम्परेचर जा सकता है, एक पॉइंट हो गया। एंड दूसरा पॉइंट हो गया कि उसको वेरिएबल होना होगा, उसको उसको फिक्स नहीं, मतलब अगर वो फिक्स्ड है तो फिर हम क्या लिखेंगे, अगर प्रेशर फिक्स्ड हो गया तो फिर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, अगर टेम्परेचर फिक्स हो गया तो फिर हम 1 लिखेंगे, बट अगर प्रेशर एंड टेम्परेचर दोनों वेरी कर रहे हैं तो फिर हम लिखेंगे C-P+2, राइट। Okay, so the last point, obviously, that what is the degree of freedom? So degree of freedom is basically that number जो obviously 0 से कम नहीं हो सकता, 0 भी हो सकता है, but वो actually number of variables to particularly define the state in the system, that minimum number of variable we needed to particularly define the state in the system. So अभी obviously definition से किसी को कुछ भी समझ में नहीं आएगा. Let's try to solve something.
लाइक अगर इस प्रॉब्लम में देखें, इस प्रॉब्लम में मुझे बोलो कि ए पॉइंट में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? 2 होगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 2 और 1? 2 नहीं Okay. नहीं नहीं, ए पे 2 होगा, मैं बी की बात कर रहा था, बी पे 1 होगा सर। ओके, तो सारे एग्री कर रहे हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम ए पे 2 होगा, राइट? कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम कैसे हो रहा है कि हम we कंपोनेंट can तो हो change गया दो। both temperature and composition. हम्म, हम कंपोनेंट यहाँ पे कितना ले रहे हैं? 2 ले रहे हैं। फेज कितना ले रहे हैं? यहाँ पे कितना फेज है? कौन सा फेज यहाँ पे है? One phase, only liquid is one phase. ओनली लिक्विड 1 फेज है। एंड हम क्या लिखेंगे, +2 या +1 लिखेंगे? +1 लिखेंगे Plus because 1, the pressure is fixed isobaric condition. I think. राइट राइट राइट, प्रेशर इज फिक्स कॉज, क्योंकि बस टेम्परेचर ही चेंज हो रहा है, कि हम देख सकते हैं कि इस अगर डायरेक्शन पे देखें फिर टेम्परेचर ही अगर चेंज हो रहा है, प्रेशर फिक्स्ड ही है। तो फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हो गया। तो ऑब्वियसली यहाँ पे बी पॉइंट पे कितना होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम? बी पे 1 1, for B. 1 यूनिवेरिएंट लाइन हो गया डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, एंड सी पॉइंट पे 0. 0। We सारे एग्री cannot कर रहे हो? change. ये सर 0 इनवेरिएंट। इनवेरिएंट पॉइंट मतलब ये ऑब्वियसली ये तो पता है इसलिए बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ इस फॉर्मूला से सारे एग्री कर रहे हो क्या? मतलब ये फॉर्मूला से मैच हो रहा है क्या? यस। ओके, ठीक है, तो अभी तक तो ठीक ठाक है। तो एक और एग्जांपल करते हैं गिब्स स्पेस रूल का, ठीक है? दो बहुत इजी क्वेश्चन है, लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट। लाइक, कैन यू रीड द फर्स्ट क्वेश्चन, प्रॉब्लम 10.8? हेलो हेलो, Yes, sir. We am I can read audible? it. Yes, yes. ओके ओके। सो इसमें क्या है, प्रॉब्लम में क्या बोला गया है कि कैल्साइट, क्वार्ट्ज, वुलास्टोनाइट एंड CO2 फ्लूइड, मतलब 4 फिजिकली सेपरेबल फेज है, ये हम एग्री कर सकते हैं, राइट? कैल्साइट, क्वार्ट्ज, वुलास्टोनाइट एंड CO2 fluid were present in equilibrium during the formation of a calcilicate rock, and in the chemical system there is CO, SiO2, CO2, and what is the degree of freedom? तो कैसे हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे? हम पहले मुझे बोलो इसमें फेज कितना होगा, जो मैंने बोल ही दिया ऑलरेडी, 4 ही फेज होगा, राइट? Yes, sir. 4 नंबर, phase. ओके, क्योंकि हम देख सकते हैं कि 4 फिजिकली सेपरेबल फेजेस Calcite, यहाँ पे quartz, है। wollastonite, and CO2 fluid. ओके, सो टेल मी अबाउट द कंपोनेंट, नंबर ऑफ कंपोनेंट सर कितना होगा? फेज 4 है, 3 किसने components: बताया? CO, SiO2, and Ca2. ओके, सो हम क्यों बोल रहे हैं 3 कंपोनेंट, हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सर क्या फेज 4 है, ये कैसे पता चला? ओके, फेज 4 है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कैल्साइट, क्वार्ट्ज, वुलास्टोनाइट एंड CO2 फ्लूइड आर प्रेजेंट इन अ इक्विलिब्रियम सिस्टम, राइट? मैंने पहले जो बोला कि सिस्टम में क्या क्या हो सकता है, एक सिस्टम मान लो, ओके ठीक है? ये ओके, फ्लूइड सर दिया हुआ है इसीलिए। ओके या चारों फ्लूइड दिया हुआ है। एंड वो जो मैंने पहले भी बोला, अगर डाइऑक्साइड भी सॉलिड भी अलग से है एंड डाइऑक्साइड का मेल्ट भी अलग से है, दोनों का सेम कॉम्पोजिशन है, बट दोनों फिजिकली अगर सेपरेबल है, तुम अगर ये समझ सकते हो, दैट मीन्स यू विल आल्सो से दैट दोनों अलग फेज है, राइट? Yes, sir. Obviously. ओके, तो क्या हो गया इसमें, कंपोनेंट कितना होगा, नंबर ऑफ कंपोनेंट कितना होगा? 3 होगा, क्योंकि इसमें अगर हम सारे का फॉर्मूला भी लिख दे, CaCO3, SiO2 एंड CaSiO3 एंड CO2, एंड अगर इसको ब्रेक डाउन भी करे तो फिर क्या मिलेगा हमें? ये तीनों ही मिलेगा ना, CaO, SiO2 एंड CO2। Yes, sir. तो फिर SiO2 we can कंपोनेंट आप present in wollastonite. वुलास्टोनाइट, राइट? क्योंकि वुलास्टोनाइट का फॉर्मूला क्या है? CaSiO3, CaO plus SiO2. ये है वुलास्टोनाइट का फॉर्मूला, राइट? We can CaSiO2, write CaO plus SiO2. राइट, CO plus SiO2 दैट फॉर्म्स वुलास्टोनाइट CaSiO3। ओके, तो जैसे हम देख सकते हैं इसमें 2 सेट आ गया। ये पहला वाला सेट जिसको हम लिख सकते हैं, जिसके अगर इसको फॉलो करें तो हमारा कंपोनेंट हो गया 4, सेकंड वाला सेट को अगर फॉलो करें तो कंपोनेंट हो गया 3, बट हमें मिनिमम नंबर में जाना है, तो इसलिए ऑब्वियसली हमारा कंपोनेंट कितना होगा? 3 हो गया, ठीक है? तो व्हाट विल बी द आंसर हियर, व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ फ्रीडम?
1. क्या It लिखेंगे हम? will be प्लस 1. 2? हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, +2 या +1? Isobaric condition is not given, that's why we have to take 2. That's why we have to +2. take 2. +2. Okay, it's not just only about isobaric, right? I know that it's a hypothetical case of being isothermal and they are asking this kind of question. Okay, but it's also possible. So don't just focus on that isobaric condition. Just try to focus that whether pressure and temperature both are varying or not. Right? Okay. तो फिर सर, इसमें जो आगे ये जो कंपोनेंट है वो कंपोनेंट कहाँ से मतलब ये पता चला? CaO, SiO2, CO2 ये तीनों दिया हुआ है, 3 कंपोनेंट इससे पता चला या आपने जिधर जो ब्रेक किया इधर से वो उससे वहां से पता चला सर? ओके ओके, तो मैं जो पहले बोल रहा था, देखो एक बार फोकस करने की कोशिश करो कि कैल्साइट का फॉर्मूला ये है, राइट? ओके, यस। क्वार्ट्ज का फॉर्मूला ये है, ये से थर्ड वन है वुलास्टोनाइट का फॉर्मूला, एंड सेकंड वन तो CO2 फ्लूइड ही बस बोला है, नॉट लाइक ऐसे बोला है CO2 फ्लूइड एंड H2 फ्लूइड, तो बस ये फ्लूइड का फॉर्मूला है। ठीक है, तो तुम्हें पहले जो करना होगा, अगर तुम्हारे पास फेज दे दिया है, अगर तुम्हें पता चल गया कि क्या क्या फेज उसमें प्रेजेंट है, तो तुम्हें उसका केमिकल कंपोजिशन के ऊपर जाना पड़ेगा सेकंड पार्ट में। ठीक है, तो तुम्हें देखना पड़ेगा कि, उस फेज का केमिकल कंपोजिशन क्या क्या है, लाइक कैल्साइट का CaCO3 हो गया, क्वार्ट्ज का SiO2 हो गया, वुलास्टोनाइट का CaSiO3 हो गया, एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्लूइड का CO2 हो गया। फिर तुम्हें देखना होगा कि अगर इसको भी तुम ब्रेक डाउन करोगे और भी छोटे छोटे केमिकल कॉम्पोजिशन में, तो कितने नंबर ऑफ केमिकल कंपोजिशन आ रही है। लाइक इन द प्रीवियस एग्जांपल डाइऑक्साइड एनोथाइड वाला में भी हम ये कर रहे थे कि हमारे पास डाइऑक्साइड था एंड एनोथाइड था, हम क्या क्या करने की कोशिश कर रहे थे, हम उसको छोटे छोटे केमिकल कंपोजिशन में ब्रेक डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। हम देखना चाह रहे थे कि किसमें मिनिमम नंबर ऑफ केमिकल कंपोजिशन आ रहे हैं, राइट, टू कम्प्लीटली डिफाइन दैट सिस्टम। तो देखा कि डाइऑक्साइड एंड एनोथाइड से ही हम सिस्टम को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये जो जो फेज है, ये 2 फेज से हम सिस्टम को डिफाइन कर सकते हैं, तो हमें और बाकी सारे कॉम्पोजिशन की कोई जरूरत ही नहीं है, इसलिए हमने बोल दिया इसमें कंपोनेंट है 2, राइट। बट अगर तुम उस पिछले वाले रूल को अगर फॉलो करोगे तो तुम तो बोलोगे कंपोनेंट है 4, क्योंकि अगर तुमने डायरेक्टली इसको ब्रेक डाउन कर दोगे तो तुम्हें 4 मिल रहा है यहाँ पे, राइट। लेकिन अगर तुमने इसको भी थोड़ा सा ब्रेक डाउन किया, लाइक कैल्शियम कार्बोनेट में मतलब क्या हो गया, CO प्लस CO2, है ना, CO प्लस CO2, SiO2 है, CaSiO3 मतलब क्या हो गया, CaO प्लस SiO2 एंड CO2 है। मतलब मोटा मोटी तुम्हें ये चारों कंडीशन में ये तीनों कॉमन मिल रहा है, CO, SiO2 एंड CO2 है। यस और नो? यस सर। ओके, तो फिर इसलिए हम बोल रहे हैं कि हमारे पास 2 ऑप्शन है। एक पहले वाला ऑप्शन कि हम डायरेक्टली फेस का ही केमिकल कंपोजिशन लिख सकते हैं, सेकंड वाला ऑप्शन जिसमें हम उसको ब्रेक डाउन करके लिख सकते हैं। एंड हमें देखना होगा कि इसमें हम मिनिमम नंबर ऑफ केमिकल कंपोजिशन हमें मिल रहा है टू डिफाइन द सिस्टम, क्योंकि ये 3 अगर तुम्हारे पास केमिकल कंपोजिशन है, ये तीनों को मिला के तुम ये सिस्टम बना सकते हो, ये सिस्टम तुम बना सकते हो। ठीक है, जिसमें तुम्हारे पास कैल्साइट भी होगा, क्वार्ट्ज भी होगा, वुलास्टोनाइट एंड CO2 फ्लूइड भी होगा। बस तुम्हें ये 3 बेसिक केमिकल कंपोजिशन चाहिए, तो इसलिए हमने 3 लिया। इट्स नॉट लाइक यहाँ पे 3 दिया हुआ है इसलिए लिया, इट्स लाइक तुमने डिडक्ट किया, राइट। यस सर। ओके, तो फिर चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये करते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है इसमें? According to the mineralogical phase rule, the number of minerals that can coexist at equilibrium in a 8-component chemical system with 2 degree of freedom. तो इसमें कोई कैच ही नहीं है, इसमें बस एक ही कैच है, मिनरोलॉजिकल फेज रूल। तो अभी मुझे बताओ मिनरोलॉजिकल फेज रूल क्या मैंने ये बताया? हेलो, P plus F is equal to C plus 2. P+8 C+2 और C-P+2 ये भी लिख सकते हो। बट हाँ, यही कैच है, बस मिनरोलॉजिकल अगर फेज रूल बोल दिया तो फिर तुम्हें कुछ देखने की जरूरत नहीं है, तो वो 2 ही होगा। और इन अदर वे मिनरोलॉजिकल इसमें भी प्रेशर एंड टेम्परेचर के कांस्टेंट होने के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो तुम मान ही लोगे दोनों वैरी कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसमें कुछ नहीं है। क्या क्या सॉल्यूशन होगा इसका, कितना आ रहा है? 8. 8. 8 है, 8 कंपोनेंट सिस्टम, ठीक है, स्ट्रेट। तो गिब्स फेज रूल तक आई गेस सबको क्लियर हो गया है। जस्ट रिस्पॉन्ड प्लीज। Yes, हेलो, sir.
ओके ओके, चलो तो थोड़ा थर्मोडायनेमिक के अंदर में जाते हैं, क्या क्या है इसमें, कैसा कैसा प्रोसेस मिलता है इसमें। ठीक है, तो ठीक है, तो हमें चारों प्रोसेस के बारे में पता है, लाइक चार प्रोसेस। ओके, प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ऑब्वियसली मैं जो बोल रहा था कि एक अगर सिस्टम है एंड अगर एक स्टेट से दूसरा स्टेट में जाना है तो तुम कुछ भी प्रोसेस, कुछ भी पाथ फॉलो कर सकते हो, वो पाथ ही है तुम्हारा प्रोसेस। लाइक तुम अगर आइसोथर्मल प्रोसेस लोगे तो तुम्हारा आइसोथर्मल प्रोसेस एक नंबर प्रोसेस हो सकता है आइसोथर्मल, जिसमें चेंज ऑफ टेम्परेचर इज जीरो, लाइक डेल्टा इज जीरो। ठीक है, इसको हम बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। ये साइड में लिखा हुआ है ऑलरेडी, आइसोथर्मल प्रोसेस। एंड एडियाबेटिक प्रोसेस इज आल्सो देयर, जहाँ पे तुम बाहर से कोई हीट नहीं दे रहे हो, एडियाबेटिक प्रोसेस। दैट मीन्स डेल क्यू इक्वल्स टू जीरो, मतलब जो सिस्टम है जिसके अंदर तुम कुछ हीट नहीं दे रहे हो, सिस्टम से भी कुछ हीट नहीं निकल रहा है, तो तुम उसको बोल रहे हो एडियाबेटिक प्रोसेस, राइट। चारों प्रोसेस जो होता है। एंड एक होता है आइसोकोरिक प्रोसेस, मतलब चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल्स टू जीरो, तो ये पूरा आइसोकोरिक प्रोसेस। मतलब सिस्टम एक स्टेट से एक स्टेट में चला गया, बट उसका टेम्परेचर प्रेशर चेंज हो गया, लेकिन वॉल्यूम का कुछ चेंज नहीं हुआ, राइट। एंड एक होता है आइसो बारिक But प्रोसेस, जिसमें प्रेशर का कुछ चेंज नहीं होता। तो यह तक पता था सबको? ठीक है, यह तक कोई प्रॉब्लम है? रिस्पॉन्ड प्लीज। सर ये जो चार सिस्टम है, मैं उसको थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर दूं, एक बार मतलब चारों प्रोसेस के बारे में। थोड़ा सा। ओके ओके ओके। तो मैंने क्या बोला कि तुम्हारे पास अगर सिस्टम है, मतलब समझो ये एक सिस्टम है, एक फर्स्ट सिस्टम का फर्स्ट स्टेट है जिसमें एक पर्टिकुलर स्टेट ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम है अगेन, एंड तुम कुछ प्रोसेस कर रहे हो उसके ऊपर, तो उसके उससे क्या हो रहा है, उस सिस्टम का स्टेट चेंज हो जा रहा है। लाइक उसका प्रेशर चेंज हो रहा है P1 से P2, टेम्परेचर चेंज हो रहा है T1 से T2, एंड वॉल्यूम चेंज हो रहा है V1 से V2। लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम भी मैंने लिया, और भी बाकी सारे पैरामीटर हो सकता है। ओके, तो ये जो बेसिक तीन जो पैरामीटर है, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये तीनों भी चेंज हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है सपोज टेम्परेचर का कुछ चेंज नहीं हुआ, ओनली प्रेशर एंड वॉल्यूम का चेंज हो गया। ठीक है, दैट मीन्स चेंज इन टेम्परेचर फ्रॉम द फर्स्ट स्टेट टू द सेकेंड स्टेट इज जीरो, तो फिर तुम बोलोगे वो प्रोसेस है आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, अगर ये हुआ कि तुम एक स्टेट से और एक स्टेट में जा रहे हो, तुम्हारा प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम तीनों का चेंज हो गया है, बट तुमने उसके लिए कोई बाहर से हीट नहीं दिया। ठीक है, बाहर से नो एक्सटर्नल हीट, नो एक्सटर्नल हीट दिया, बाहर से कोई हीट नहीं दिया, और सिस्टम से भी कोई हीट आउट नहीं हुआ, नो हीट, मतलब सिस्टम से भी कोई हीट बाहर नहीं निकला। ठीक है, तो फिर तुम क्या बोलोगे, चेंज ऑफ हीट, मतलब डेल क्यू, डेल क्यू इज द चेंज ऑफ हीट। ठीक है, वो क्या है, जीरो है, एंड तुम प्रोसेस का नाम बोलोगे एडियाबेटिक प्रोसेस। एंड सपोज ऐसे भी वॉल्यूम के लिए भी सेम है, प्रेशर के लिए भी सेम है, अगर वॉल्यूम का चेंज जीरो हो गया तो तुम बोलोगे आइसोकोरिक प्रोसेस, एंड प्रेशर का चेंज अगर जीरो हो गया तो बोलोगे आइसोबारिक प्रोसेस। क्या विजुअलाइज कर सकते हो, मतलब ठीक है प्रोसेस यहाँ तक? यस यस यस, ओके। ओके, तो साइड में एक ग्राफ भी दिया हुआ है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है एक्चुअली, अगर तुम विजुअलाइज कर सकते हो तो इसका कोई जरूरत नहीं है, बट ठीक है, ये भी देख लेना साइड में। ठीक है, ओके, चलो तो फिर ओके। और एक पूरी प्रोसेस होता है जो साइक्लिक प्रोसेस है, मतलब जो ऐसे टिपिकल प्रोसेस में नहीं आता, बट हम फिर भी मतलब इसको पढ़ते थे, साइक्लिक प्रोसेस। तो साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, मतलब अगर मान लो तुम ऐसे, तुम्हारा स्टेट है, लाइक ए स्टेट है, बी स्टेट है, फिर तुम सी स्टेट में, स्टेट मतलब क्या होगा, तो तुम्हारा सेट ऑफ पीटीवी वैल्यू, प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम का वैल्यू चेंज हो रहा है बार बार, लाइक P1 से P3 हो गया, P4 हो गया, राइट। तो फिर ये डी स्टेट में चला गया, एंड फिर से एक घूम के ए स्टेट में चला गया। तो ठीक है, तो फिर तुम उस प्रोसेस को क्या बोलोगे, साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, तो जो जो हमारा स्टेट फंक्शन है, पहले याद करके देखो, मैंने बोला था स्टेट फंक्शन एंड पथ फंक्शन, तो जो जो हमारा स्टेट फंक्शन है, लाइक ऑल द फंक्शन, क्योंकि एक्सेप्ट हीट एंड वर्क डन, बाकी सारे फंक्शन ही तो स्टेट फंक्शन ही है ना। तो फिर जो जो हमारा स्टेट फंक्शन है, तो सारे स्टेट फंक्शन का साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा ऑफ दैट फंक्शन क्या होगा। लाइक सपोज मान लो मैं अभी, मतलब अगर एंट्रोपी के बारे में ही बोला, ठीक है, वो बाद में बोलूंगा एंट्रोपी क्या है, बट डेल्टा एस क्या होगा साइक्लिक प्रोसेस में? increase. मतलब समझो मेरे बात कि इंट्रोपी, इंट्रोपी को छोड़ो, मतलब एक आसान सा कुछ सोचो, आसान सा, लाइक ओके, गिव्स भी एनर्जी, बट कुछ भी ले लो, ऐसा कोई नहीं है। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये
मतलब अगर ये स्टेट फंक्शन है नॉर्मल, एंड ये स्टेट फंक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है, इनिशियल स्टेट एंड द फाइनल स्टेट। ये लेकिन तुमने ए से स्टार्ट किया, बी तक गया, सी तक गया, डी तक गया, एंड फिर से घूम के वापस ए स्टेट में आ गया, मतलब जहां से स्टार्ट किया था वहां से आ गया, स्टेट का कुछ चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, तो अगर स्टेट का कुछ चेंज नहीं हो गया है तो फिर डेल एस का मतलब क्या है, फाइनल स्टेट में जो वैल्यू होता है माइनस इनिशियल स्टेट में जो वैल्यू होता है। डेल्टा का मतलब तो यही होता है ना, फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये क्या होगा?